ठीक है। चलो, आपने अब तक बचपन तक और +1 10 तक यही पढ़ा होगा कि नोबल गैस कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता। दे आर इनर्ट इन नेचर बिकॉज देयर फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन। उन सबकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? फुलफिल होती है, इसलिए कोई भी नोबल गैस कंपाउंड नहीं बनाता है। उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमने पढ़ा कि कोई भी नोबल गैस कंपाउंड नहीं बनाता। लेकिन आपको बोला था कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ता है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलना एज कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसलिए कहता रहे कि जो जिनोन है ना, सिर्फ जिनोन, ये जिनोन ही ऐसा कंपाउंड है या एलिमेंट है जो कंपाउंड बनाएगा। सिर्फ जिनोन के कंपाउंड पॉसिबल है, जिनोन के कंपाउंड ही क्या है रजे पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि जिनोन के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको निकालना बाकी नोबल गैसेस को निकालने के एज कंपेरेटिवली क्या होता है, आसान होता है। इसलिए हम बोलेंगे कि जिनोन के कंपाउंड ही क्या है, वो को पॉसिबल है कि उनके कंपाउंड ही हम बना सकते हैं, अदरवाइज और नहीं। दूसरा, इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखना, फिर जिनोन के कंपाउंड बनाएगा कौन? सिर्फ दो ही एलिमेंट है, एक आपका ऑक्सीजन है और एक आपका फ्लोरीन है। सिर्फ ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही जो आपका जिनोन है उसके साथ कंपाउंड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कहता है कि ये आपके जो सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। इन दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। इन दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के पास ही जिनोन के इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर होती है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ जिनोन जो है वो फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ ही कंपाउंड बनाता है, एक चीज। दूसरा, अब फिर कहेगा कौन कौन से कंपाउंड बनेगा वो देखेंगे जी हम, और कितने कंपाउंड बनाएगा, क्या स्टेट होती है, वो सब नोट करेंगे। जैसे पहले +2, जिनोन के कुछ कंपाउंड है जो +2 स्टेट बनाएंगे, वो होता है XeF2। +4 वाले होते हैं, एक होगा XeF, दूसरा होगा आपके पास XeOF2, जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड। फिर होगा एक आपके पास +6 वाले, +6 में दो रहेंगे, एक XeO3 होता है, एक Xe4, XeO3, XeF6, XeO2F2 और एक जिनोन XeO4F2। ये आप इसको 2 4 कर लो। 4 ये कंपाउंड जो होंगे ये +6 कंपाउंड शो करेंगे, ये दोनों होंगे वो +4 कंपाउंड शो करेंगे, और ये +8 करेगा। अच्छा, कुछ और कर दिया फिर मैंने, जो यार O4 है ये लो जी। अब आएगा जी आपके पास +8 वाले बचे, एक तो होता है जिनोन ऑक्सी4 XeO4 और जिनोन O3F2। ये कंपाउंड है। जिनोन सिर्फ इतने ही कंपाउंड बनाता है। तो आप देखो इसमें दो अलग अलग टाइप के, जिनोन अकेला फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रहा है, जिनोन अकेला ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना रहा है, और जिनोन ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों मिक्स कंपाउंड भी बना रहा है। ठीक है, तो सिर्फ इतने ही कंपाउंड बनते हैं आपके पास। पेपर में इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर पूछेगा। इनमें से कोई एक या दो स्ट्रक्चर पक्का पेपर में आती रहे कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ जी क्या होती है, मुझे इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगी और उसकी शेप क्या होगी। जैसे कल हमने इंटर हैलोजन कंपाउंड पढ़े थे ना, बस और कुछ नहीं आता इस पूरे ग्रुप के अंदर, सिर्फ ये आपने सारी हाइब्रिडाइजेशन करके देखनी है। ठीक है जी, तो करते हैं जिसको 1 बाय 1। सबसे पहले XeF की, कल आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला सिखाया था, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम बाय 2।
तो इसके कितने बन गए जी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए ज़ीनोन के? 8। फ्लोरीन दो मोनोवैलेंट एटम 2 बाय कितना होगा 2, तो 5 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी रहती है? sp3d। sp3d हो गई तो हमें 5 बनेंगे। तो देखो बॉन्ड कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। 2 हैं तो क्या रहेगा? 1 और 1 2, बाकी सब क्या रहेंगे? लोन पेयर। ये स्ट्रक्चर होगी जी HCF2 की। लेकिन अब बोलेगा HCF2 की स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d, लेकिन उसकी शेप क्या है या फिर स्ट्रक्चर क्या है? तो आप बोलोगे इसकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? लीनियर होती है। तो आपने इस बात को भी ध्यान रख रखा है, ठीक है। पेपर में शेप और हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होगी इन सभी के अंदर। हाइब्रिडाइजेशन जो पर्टिकुलर वही sp sp2 sp3 जो भी है, और शेप सबकी लॉन पे के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। तो HCF2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d, और शेप क्या होगी? लीनियर, ठीक है। ये हो जाएगा रजे। ऐसे दूसरा है ये सेकंड। सेकंड वाले का देखो रजी, HCF4 कितना होगा? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो फिक्स ही है, 4 तो कितना हो गए? 6। तो क्या बनेगा? 6 के लिए यही होगा। अब कितने फ्लोरीन लगेंगे? 4। कहाँ कहाँ पर लगेंगे? आपको बताया था जब भी 4 के लिए हो तो फ्लोरीन कहाँ लगता है? सिर्फ कॉर्नर पर, ऊपर और नीचे लोन पेयर आएगा। और sp3d में बताया था कि ऊपर नीचे लोन पेयर नहीं आता, बाकी सब जगह आता है। ये आपको याद रखने के लिए बोला था जी मैंने। ये हो जाएगा। अब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी है? sp3d2, लेकिन इसकी शेप क्या होगी? इसकी शेप क्या है? ये देखो ऊपर नीचे लोन पेयर नहीं है, सिर्फ स्क्वायर प्लेनर है। तो इसकी शेप क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर नाम होगा जी इसका, ठीक है। ये दूसरा कंपाउंड हो जाएगा आपके पास। ऐसे ही आपके पास इसमें दूसरा भी रहेगा रजे, XeOF2। XeOF2, इसको ध्यान से देखिएगा। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़ीनोन के 8। अब वो ध्यान रखना, ऑक्सीजन का नंबर मोनोवैलेंट एटम नहीं होता, ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है क्योंकि 2 बॉन्ड बनाता है। तो इसको काउंट नहीं करेंगे तो इसको 0 ही लिखें। फ्लोरीन है ना, आप याद रखना, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, सिर्फ यही मोनोवैलेंट एटम है। अगर इनमें से कोई एटम हुआ साइड में तो ही काउंट करना, अदरवाइज मत करना। और आयोडीन भी, ठीक है। तो देखो 0 हो गया। फ्लोरीन कितने हैं? 2 बाई में 2, तो कितना आया? 5 ही आया। 5 आया तो इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी रजी? ज़ीनोन की वही 5 बॉन्ड वाले। नहीं, अब क्या बनेगा जी? अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? तो कहते जी आपके पास जो ज़ीनोन की स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगी? देखो 2 फ्लोरीन है तो फ्लोरीन ऊपर और नीचे लगा दो। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, हमेशा ध्यान रखना, तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और ये आपका लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3d। लेकिन अगर आप इसका नाम लिखने जाओगे, शेप लिखोगे, फिर क्या होगा? तो कहते जी आप जब नाम लिखने जाओगे ना, तो देखो लोन पेयर को तो साइड कर देते हैं, दिखेंगे ही नहीं। तो सिर्फ क्या बना आपके पास? टी शेप। तो इसकी शेप क्या होगी? टी शेप। इसको मैं इधर लिख देता हूँ जी, कि आपके पास sp3d2 शेप क्या होगी? टी शेप। शेप क्या होगी रजी? टी शेप हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये हो जाएंगे आपके पास। ऐसे ही आपके पास है XeO3। XeO3 इसको कैसे करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। क्या मोनोवैलेंट एटम है? कहते नहीं है जी, तो 0 ही रखो। 2 बाई क्या होगा? 4, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लिख लो जी sp3 को। कितने? 4 होते हैं ना, 1 2 3 ऐसे। अब लेकिन ऑक्सीजन है सभी के सभी, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बना दो, और एक क्या रह जाएगा? लोन पेयर। तो देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, लेकिन इसका नाम क्या होगा? कहता है नाम होगा जी आपके पास, देखो ये पिरामिडल शेप होगी।
पिरामिडल। इसकी शेप क्या होगी आपके पास? पिरामिडल शेप हो जाएगी रजी। ठीक है, तो ऐसे आपने सबको अलग अलग काउंट में करना है कि किसका क्या रूल रहेगा। नेक्स्ट कंपाउंड देखो, XeF6। तो देखो जी XeF6 का क्या बनेगा? 8 और 6। ठीक है, तो कितने हो गए ये आपके पास? 7 आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d2। ठीक है, ये भी एक दूसरा एग्जांपल है sp3d2। अब इस sp3d2 के लिए नहीं सर d3 आएगा जी, d3। इसकी शेप क्या होगी? अब देखो 4 5 के लिए पेंटागोनल होती है इसकी शेप एक्चुअली। ये इस तरह 5 बनाओ, पांचों पे कॉर्नर, फिर एक ऊपर और एक नीचे, ये शेप होती है। पर आपको फ्लोरीन लगाने कितने हैं? 6। तो एक इसको लोन पेयर मान लो, बाकी सबके साथ फ्लोरीन लगा दीजिए। ये फिक्स है जी, ध्यान रखना, इसको याद कर लीजिएगा चाहे। ये ठीक है, ये आपके पास लोन पेयर आ गया रखे। अब ये लोन पेयर आने के बाद इसकी शेप का नाम क्या होगा? तो कहता है जी आपके पास, सपोज करो, एक ध्यान देना, आपके पास एक एग्जांपल आएगा IF7। इस IF7 के अंदर शेप सेम यही होती है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 sp3d3। और उसमें सिर्फ क्या होगा? आयोडीन यहाँ होगा और सभी पे यहाँ पर भी F हो जाएगा। तब नाम होता है पेंटागोनल बायपिरामिडल। तब नाम क्या होगा? पेंटागोनल बायपिरामिडल। लेकिन अब यहाँ एक फ्लोरीन कम है, इसलिए इस लोन पे को हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसका नाम होता है रचे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम होगा इसका? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है। उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? sp3d3। sp3d3 नाम होता है। sp3d3 होता है। अब नेक्स्ट देखो, इसके पास सबके पास बनेगा XeO2F2। इसका ध्यान से देखना, XeO2F2 काउंट करो, 8 0 रहेंगे, फ्लोरीन के 2 हैं, तो कितना आया? 5 sp3d। फिर बना लो जी, आपके पास वही 5 बॉन्ड लगाएंगे। लेकिन अब देखो, 2 तो ऑक्सीजन है और 2 फ्लोरीन है। 2 तो ऑक्सीजन है और 2 फ्लोरीन। तो क्या करेंगे हम? इधर आपके पास फ्लोरीन लगा देंगे और 2 डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन, और एक क्या आ जाएगा? लोन पेयर आ जाएगा। इसकी शेप क्या बनी? इसकी शेप बनेगी सीसा। इसकी शेप क्या होगी? सीसा। और स्ट्रक्चर क्या होगी रजे? sp3d। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? sp3d स्ट्रक्चर के नाम से इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है आपके पास XeO4। XeOF4। अब इसमें क्या रहेगा आपके पास? कितना है? 8 + 0 + 4/2 6 आ जाएगा जी। तो इसके कंपाउंड क्या बनेंगे? 6 बन जाएंगे रजे। Xe6। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन 1 है, फ्लोरीन 4, तो 4 तो कॉर्नर पे फ्लोरीन आएंगे इस केस में, और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा और एक लोन पेयर। ये हो जाएगा जी, एक लोन पे रहेगा और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और 4 कॉर्नर पर फ्लोरीन आ जाएंगे। इसका क्या नाम होगा? स्क्वायर पिरामिडल। इसका नाम क्या होगा? और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3d। स्ट्रक्चर का नाम स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल नाम होगा जी इसका। नेक्स्ट कंपाउंड है आपके पास XeO4 सॉरी XeO4। तो देखो जी, इसमें वही 8 ही आएगा। 8 है, बाकी दोनों वैलेंट 0 है। 4 sp3, तो 1
4, ये स्ट्रक्चर होगी ना, चारों ही ऑक्सीजन है तो चारों पे डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड। तो एक रहेगा जी आपके पास, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, sp3, लेकिन जो स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल। और क्या स्ट्रक्चर होगी इसकी, टेट्राहेड्रल कहलाती है। ठीक, फिर आएगा जी आपके पास XeO3F2, XeO3F2, इसको काउंट करो, 8, 0 और 2, बाय में 5। अब करेंगे जी, इधर देखो, ये है, इसमें कितने हैं, 3 तो ऑक्सीजन है और 2 फ्लोरीन, ऐसे, ये लो जी, ये आपका फ्लोरीन आ गया। ठीक है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो क्या बनेगा आपके पास, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। स्ट्रक्चर क्या है आपके पास, sp3d, शेप क्या रहेगी आपके पास, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये है जी आपके पास सारा डाटा। ज़ीनोन के जितने भी कंपाउंड है वो सिर्फ इतने ही हैं। ज़ीनोन से आपसे पूछे ज़ीनोन क्यों नहीं बनाता, क्यों ही कंपाउंड ज़ीनोन बनाता है, क्योंकि इसका साइज पूरे नोबल गैस में सबसे ज्यादा होता है। उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है पूरी नोबल गैस के अंदर, इसलिए उससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ हाई पावर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम चाहिए रजे, जो सिर्फ और सिर्फ कौन से हैं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही ज़ीनोन के साथ कंपाउंड बनाएगा, बाकी कोई भी एलिमेंट ज़ीनोन के साथ कंपाउंड नहीं बनाता। ठीक है, आपको जितने भी कंपाउंड मिलेंगे ना वो सभी के सभी यही मिलेंगे, अदरवाइज आपको कोई भी कंपाउंड ऑक्सीजन के नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ये था जी आपके पास नोबल गैस का पोर्शन। नोबल गैस में सिर्फ और सिर्फ आपसे स्ट्रक्चर ही पूछी जाएगी, इसके अलावा आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपका नोबल गैस पूरा हो गया, तो यानी कि आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है जी। ठीक है, इसमें बीच में ना, अब आप जब बुक में से पढ़ोगे रहिए, इसमें बहुत सारा पोर्शन वो दिया होगा आपको, जैसे HCl कंपाउंड दिया है, H2SO4 दिया है, और pH3 फिर कंपाउंड स्ट्रक्चर इक्वेशन, बहुत सारा ना फालतू की चीजें है, वो सारा सिलेबस में काटा हुआ है, वो उसमें से कुछ नहीं आता, पहले भी नहीं आता था और अब भी नहीं आएगा। जितना मैंने आपको करवा दिया, आपके MCQs करवा दिए, वो सभी पेपर में आएगा, उसके अलावा वो कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, वो इक्वेशन वगैरह वगैरह सब कटवा दिए हैं। ठीक है, तो वो पेपर में नहीं आएगा। आपको जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ और जो जो चीजें बताई सिर्फ वही पेपर में आएगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी पेपर में आपके नहीं आएगा। बोलो जी, यहाँ तक समझ में आता है? अब एक क्वेश्चन है जी आपके पास पीछे के लिए, पीछे वाला फ्लोरीन के वाला, जिसमें इंटरहैलोजन कंपाउंड में था। अब ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन है, क्लोरीन है वो भी 7 बॉन्ड बनाता है, जैसे HClO4, ठीक है, 7 बॉन्ड बनाता है, +5। आयोडीन भी 7 बॉन्ड बनाता है, ये भी +7 शो कर लेता है। तो कहते जी आपके पास IF7 तो पॉसिबल होता है, IF7 तो पॉसिबल है, लेकिन आपके पास ClF7 पॉसिबल नहीं है। ClF7 नॉट पॉसिबल, ये क्या रीजन हुआ? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। आयोडीन तो 7 बॉन्ड बनाता है और क्लोरीन भी 7 बॉन्ड बनाता है, लेकिन आयोडीन के ऊपर 7 फ्लोरीन अच्छे से पॉसिबल स्ट्रक्चर टिक जाती है, बनती है, लेकिन क्लोरीन जो है वो 7 फ्लोरीन को अपने ऊपर बॉन्ड नहीं बना सकता, ऐसा क्यों? जबकि आप देखोगे क्लोरीन 7 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। इसका रीजन रहेगा रजे कि आपके पास साइज ऑफ एलिमेंट या साइज ऑफ एटम का बात करो, देखो कहता है आयोडीन का ना साइज, अरे भाई बंद, अनम्यूट करो बेटा, कौन है ये? आयोडीन का साइज क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, और फ्लोरीन का साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा। ठीक है, अब जैसे सपोज करो ये आयोडीन का साइज इतना बड़ा है और फ्लोरीन का साइज इतना सा ही है, ये आयोडीन है।
तो इतने बड़े साइज के ऊपर 7 फ्लोरीन आराम से वो अपने ऊपर टिका सकता है, आपको उसको होल्ड करके रख सकता है। एक बड़ा मॉलिक्यूल, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल 7 छोटे छोटे मॉलिक्यूल को अपने ऊपर होल्ड करके रख सकता है। इसलिए आयोडीन तो है 7 क्लोरीन को बहुत इजीली कैरिड आउट कर लेता है। अगर क्लोरीन की बात करोगे ना, तो क्लोरीन का जो साइज है वो आयोडीन के कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि आपके पास देखो पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फर्क है, 2 एटम के बीच में फर्क है। तो कहता है कि उसका कंपैरेटिवली साइज आयोडीन से काफी छोटा होता है। इसीलिए एक छोटा मीडियम सा मॉलिक्यूल 7 छोटे छोटे फ्लोरीन को होल्ड नहीं कर पाता। एक मीडियम सा मॉलिक्यूल 7 छोटे छोटे मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर पाता। इसीलिए तो जो क्लोरीन है वो 7 मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा साइज आयोडीन का होता है। इसलिए ClF7 इज नॉट पॉसिबल वेयर एज IF7 इज पॉसिबल। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपने बहुत ध्यान से करना है। तो ये है जी आपका पी ब्लॉक वाला चैप्टर, यहाँ तक ही हमने इसमें करना था और ये आपको मैंने सारा करवा दिया है। बोलो जी, ठीक है जी यहाँ तक। तो आज यहीं तक कर लो, कल आप इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, जितने भी थे पूरा चैप्टर हो गया रजे मेरी तरफ से आपका। तो बाकी अब एक ठीक है, बाकी कल से जितने भी क्वेश्चन आंसर है ये हेलोजन फैमिली के और नोबल गैस फैमिली के, कल सारे क्वेश्चन आंसर रीड आउट करेंगे। तो 15 का और 14 का तो हो गया ना, 15 16 का आपके 17 और 18 का हम कल क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, मुझे कहीं थोड़ा सा काम जाना है। तो यहाँ तक पढ़ो, बाकी कल करते हैं।